हेलो एवरीवन। आपका हिस्ट्री के इस क्लास में मोस्ट वेलकम। अब फिर से अपन ने अपनी जो सारी क्लासेस थी उनको रिज्यूम कर दिया है, फिर से स्टार्ट कर दिया है। बीच में कुछ दिन का अपना डिस्टर्बेंस रहा था। तो अब आज की जो हिस्ट्री की क्लास है, इस हिस्ट्री के बाद में जो हिंदी साहित्य की क्लास अपनी बंद हो गई थी उसको फिर से स्टार्ट किया है, तो वो भी क्लास मिलेगी आपको थोड़ी देर के बाद में। उसके बाद पॉलिटिकल साइंस की लाइव क्लास आएगी और फिर अपनी आएगी ज्योग्राफी की लाइव क्लास। मॉर्निंग में आपको हिंदी की क्लास मिलती है, हिंदी कंपलसरी और इंग्लिश कंपलसरी की। तो इस तरीके से अपने सारे सब्जेक्ट्स फिर से बिल्कुल स्टार्ट हो गए हैं और अपन रेगुलरली इन सब्जेक्ट्स को पढ़ते हैं। तो अभी हम करेंगे इसमें जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के और साथ ही साथ अति लघुत्रात्मक। आप और भी अगर कुछ इसमें एक्स्ट्रा कुछ चीज़ें पढ़ना चाहते हो तो मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं मटेरियल तैयार करके और आपको पढ़ा दूंगा। आइए शुरू करते हैं हिस्ट्री के इस क्लास में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के सीरीज में। हमारा पहला प्रश्न है बच्चों, ये सारे के सारे इंपोर्टेंट है तो थोड़ा सा आप ढंग से इन्हें देखिए, ध्यान से पढ़िएगा। पहला प्रश्न है कि फर्दर एक्सकेवेशंस एट मोहनजोदड़ो, ये किताब का नाम है। इस पुस्तक के लेखक कौन है आपको ये बताना है। तो बच्चों इस पुस्तक के लेखक है अर्नेस्ट मैके। राइट आंसर है इसका अर्नेस्ट मैके इस किताब के लेखक हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है उत्तरी कृष्ण मार्जित पात्र से क्या अभिप्राय है। तो इसमें क्या है कि नगरों में मिले चमकदार कलई वाले मिट्टी के कटोरे, थालियां आदि उत्तरी कृष्ण मार्जित पात्र कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है किस दार्शनिक का संबंध यूनान से है। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न है, कुछ दार्शनिकों के नाम दिए हैं, आपको बताना है इसमें से यूनान के महान दार्शनिक कौन है। सुकरात है, खुंगत्सी है, बुद्ध है और जरथुस्त्र है। तो बच्चों राइट आंसर रहेगा सुकरात। सुकरात जो है एक बहुत ही प्रसिद्ध दार्शनिक रहे हैं और इनकी जो विधि थी, इनका जो मेथड था उसे सोक्रेटिक मेथड के नाम से जानते हैं। तो सही जवाब रहेगा इस प्रश्न का ऑप्शन अ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6ठी शताब्दी में सबसे पहले ढाले गए और प्रयोग में लिए गए चांदी और तांबे के सिक्के क्या कहलाते थे। बिल्कुल आप सही जवाब दे रहे हैं, आहत सिक्के कहलाते थे बच्चों। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन अ। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि जनपद शब्द का प्रयोग हमें किन दो भाषाओं में मिल जाता है। तो जनपद शब्द का प्रयोग हमें प्राकृत और संस्कृत इन दो भाषाओं में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है वीरशैव अथवा लिंगायत संप्रदाय के 4 धार्मिक सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। वीरशैव इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये वीर के शिव, वीरशैव मतलब वीर, शिव के वीर, और लिंगायत का मतलब होता है लिंग धारण करने वाले। इस संप्रदाय के 4 सिद्धांत इस प्रकार हैं। एक तो ये था कि लिंग के रूप में शिव की आराधना करना, दूसरा था जाति प्रथा का इन्होंने विरोध किया था, फिर इन्होंने पुनर्जन्म के सिद्धांत पर संदेह व्यक्त किया था और विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया था। ये थे लिंगायत संप्रदाय के 4 सिद्धांत। नेक्स्ट है तजकिरा क्या है। तो बच्चों सूफी संतों की जीवनियों का स्मरण तजकिरा कहलाता है। जो संत हुए हैं, सूफी संत जो हुए हैं, उनकी जीवनियों का स्मरण करना तजकिरा कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी और खालसा पंथ के 5 प्रतीकों का उल्लेख कीजिए। तो खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की थी बच्चों, और खालसा पंथ के 5 प्रतीक हैं केस, कंघा, कच्चा, कड़ा और कृपाण। ये 5 प्रतीक हैं खालसा पंथ के। नेक्स्ट प्रश्न है नागेश्वर और बालाकोट क्यों प्रसिद्ध हैं। तो नागेश्वर और बालाकोट क्यों प्रसिद्ध थे। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख केंद्र और ये शंख से बनी वस्तुएं बनाने के लिए विशिष्ट केंद्र थे, इसलिए ये जाने जाते हैं। नागेश्वर और बालाकोट में शंख से वस्तुएं बनती थी और हमने देखा था चन्नूदड़ो बच्चों, तो वहां पे मोहरें बनाई जाती थी। चन्नूदड़ो और लोथल अगर मान लो 2 पूछें तो वहां पे लोथल आएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रियदर्शी शब्द से आपका क्या अभिप्राय है। प्रियदर्शी का मतलब होता है दिखने में सुंदर, देखने में सुंदर।
और ये उपाधि महान सम्राट अशोक ने धारण की थी, प्रियदर्शी की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो नगर किन दो भागों में विभाजित था। मोहनजोदड़ो नगर जो है वो दो भागों में विभाजित था, एक ऊंचला शहर और एक निचला शहर। तो जो ऊंचा शहर होता था दुर्ग, यह भाग छोटा होता था अपेक्षाकृत, और साथ ही साथ ये ऊंचाई पर बना होता था और ये पश्चिम में होता था। और दूसरा जो निचला शहर है यह भाग कुछ बड़ा होता था, और जो इस भाग से नीचे थोड़ा बना होता था, इसलिए चबूतरे पे बनाया जाता था, ऊंचा होता था। यह भाग नीचे होता था और यह पूर्व की तरफ होता था। अगला क्वेश्चन है कि मनुस्मृति के अनुसार पुरुषों के लिए धन अर्जित करने के कितने तरीके बताए गए हैं। तो जो धर्म शास्त्र और धर्म सूत्र जो हैं, जिसमें से मनुस्मृति भी एक है, इसमें पुरुषों के लिए 7 तरीके से धन अर्जित करने के बताए गए हैं, और इसी तरीके से महिलाओं के लिए 6 तरीके बताए गए हैं जिससे महिलाएं धन अर्जित कर सकती हैं। तो पुरुषों का पूछा है तो 7 तरीके हमें रिक्त स्थान में लिखना है। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पाई सभ्यता में शिल्प उत्पादन के लिए किन कच्चे मालों का प्रयोग होता था। तो हड़प्पा सभ्यता में जो शिल्प का उत्पादन होता था, शिल्प का उत्पादन से तात्पर्य जैसे मनके बनाना, जैसे मोहरे बनाना, और भी कई प्रकार की चीजें बनती थी, उसके लिए मिट्टी का प्रयोग होता था, पत्थर का होता था, लकड़ी का होता था, धातु का प्रयोग भी किया जाता था। जैसे मिट्टी के कहीं मोहरे मिली है, मिट्टी के कहीं जैसे आकृतियां मिली है, प्रतिकृति मिली है, जैसे हल की प्रतिकृति मिली है, इसी तरीके से कई सारी मोहरें मिली है, नाव का चिन्ह मिला है। तो ये सारी चीजें इन प्रकार की वस्तुओं से, मिट्टी, पत्थर, लकड़ी, धातु आदि से बनती थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि अर्थशास्त्र का रचयिता कौन था और इसका क्या ऐतिहासिक महत्व है। तो अर्थशास्त्र जो ग्रंथ है उसके रचयिता थे कौटिल्य, जिन्हें हम चाणक्य के नाम से भी जानते हैं और इन्हें विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं। ये कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य जो था, गुप्त जो मौर्य साम्राज्य था, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, उनके प्रधानमंत्री थे कौटिल्य, यानी इन्होंने ही चंद्रगुप्त को राजा बनाया था। और ये जो अर्थशास्त्र है इसमें मौर्यकालीन सैनिक और प्रशासनिक संगठन तथा सामाजिक अवस्था के बारे में विस्तृत जानकारी दी है। कई बार ये गलती हो जाती है इसमें कि भाई इसका नाम है अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र है, ध्यान रखना है ना, अर्थशास्त्र नहीं है, अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र से तो फिर ये हो गया, ये शायद वहां के आर्थिक क्रियाकलापों के बारे में जानकारी देता होगा, लेकिन नहीं, ये वहां की उस समय की, तत्कालीन समय की राजनीतिक, प्रशासनिक और सामाजिक विभिन्न व्यवस्थाओं के बारे में इसमें विस्तार से जो है वो विवरण दिया गया है। तो आज के क्लास में बच्चों इतना ही करेंगे। ये हमारे 14 प्रश्न हुए हैं और इस तरीके से ये कंटिन्यू आपको क्लास मिलती रहेगी। मैंने वीडियो के शुरू में भी बताया था आपको कि हमारी जो बाकी क्लासेज हैं वो कंटिन्यूसली आपको मिलेगी। अभी थोड़ी देर के बाद में आपको मिलेगी हिंदी साहित्य की क्लास, उसके बाद फिर से जो है वो अपन करेंगे नेक्स्ट हमारी जो दूसरी क्लासेज हैं पॉलिटिकल साइंस की, और ज्योग्राफी की लाइव क्लास आएगी पॉलिटिकल साइंस की 7 बजे और ज्योग्राफी की आएगी अपनी 8:30 बजे। ठीक है, और पहले ही बता दिया, अगर आपका कोई इश्यू है, अगर आपकी कोई भी समस्या है, अगर आप कुछ भी मेरे से पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। कैसी लगी ये क्लास मुझे जरूर बताइए, और साथ ही साथ इस क्लास को लाइक करिए और अपने मित्रों के साथ शेयर करिए। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।